हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीपी क्लासेस। आज हम सेट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है और सबसे इम्पोर्टेंट भी। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। ये रहा सारे की पॉइंट्स जो हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक आइडियाज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में सेट क्या होता है, सेट को कैसे डिफाइन किया जाता है, सेट का एलिमेंट्स क्या होता है, एंड ऑल्सो सम मोर जनरल थिंग्स अंडर दिस। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। इसमें हम जनरली एक सेट को कितने वेज में लिख सकते हैं उस बारे में जानेंगे। उसके बाद फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट के बारे में जानेंगे। देन कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट, यूनिवर्सल सेट, सबसेट, पावर सेट, अलजेब्रा सेट जिसमें 4 सब की पॉइंट्स भी शामिल होंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड सिमेट्रिक। At last, we will discuss on complementation of a set and product of sets. तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आप सब शायद सेट का नाम मैथमेटिक्स में पहले सुने होंगे जब आप 9th या 10th स्टैंडर्ड में रहे होंगे, बट ये वर्ड सेट आपके लिए नया नहीं है। आप अपने ज़िंदगी में इस वर्ड का प्रयोग बहुत बार किए होंगे या फिर प्रयोग होते हुए सुने होंगे, जैसे कि दुल्हन की ज्वेलरी का सेट, दैट मीन्स वेडिंग ज्वेलरी सेट फॉर ब्राइड, सेट ऑफ यूटेंसिल्स फॉर ईटिंग फूड, खाना खाने के लिए बर्तनों का सेट, सेट ऑफ मैथ बुक्स फॉर यूजी स्टूडेंट्स, यूजी स्टूडेंट्स के लिए मैथ बुक्स के सेट, सेट ऑफ फ्लावर्स फॉर वर्शिप ऑफ गॉड, भगवान के पूजा के लिए फूलों का सेट, सेट ऑफ यूटेंसिल्स फॉर प्रिपेयरिंग फूड, खाना बनाने के लिए बर्तनों का सेट एंड सो ऑन। इन सब बात बोलते हुए हम सेट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम इस सेट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तब माइंड में कुछ पर्टिकुलर चीज़ों का कलेक्शन का ख्याल आता है। जैसे कि जब हम बोलते हैं कि यूजी स्टूडेंट्स के लिए मैथ बुक्स के सेट, तब हमारे ख्यालों में वही सब मैथमेटिक्स बुक्स के कलेक्शन सामने आता है जो यूजी में पढ़ाया जाता है। तब माइंड में अलग कुछ बुक्स का कलेक्शन नहीं आता है, मतलब माइंड में वही सब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स का ख्याल आता है जो सेट ऑफ मैथ बुक्स फॉर यूजी स्टूडेंट्स के अंदर आता है। उसी तरह जब हम सेट ऑफ फ्लावर्स फॉर वर्शिप ऑफ गॉड बोलते हैं, तब हमारे दिमाग में कुछ पर्टिकुलर फ्लावर्स की कलेक्शन आता है। सारे फूलों या फिर कुछ अलग चीज़ों का ख्याल नहीं आता है। जब हम बोलते हैं सेट ऑफ यूटेंसिल्स फॉर प्रिपेयरिंग फूड, तब माइंड में वही सब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स का ख्याल आता है जो हम खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो इन सब बातों से हमें ये पता चलता है कि जो सेट होता है वो कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन होता है। अगर हम वही बात मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में बोलेंगे तो हमारा डेफिनेशन सेट के लिए कुछ ऐसा होगा। ए सेट इज ए collection of definite objects which are called
elements of the set. इसका मतलब सेट जो होता है वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है जहां इसके अंदर रहने वाला हर ऑब्जेक्ट डेफिनाइट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए और तब हम उस कलेक्शन को एक सेट बोलेंगे और उसके अंदर रहने वाला हर ऑब्जेक्ट को उस सेट का एलिमेंट बोलेंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इस बात को और अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, द कलेक्शन ऑफ vowels, the collection of vowels in English alphabet. क्या इस कलेक्शन को हम एक सेट बोल सकते हैं? ये जो कलेक्शन है इसके अंदर ए, ई, आई, ओ, यू यही सारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं और इसके अंदर रहने वाला हर ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल डेफिनाइट है, मतलब पूरी तरह से स्पष्ट है। यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट को लेकर कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि ना हम सबको पता है कलेक्शन ऑफ vowels इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यही 5 होते हैं। सो यह कलेक्शन डेफिनेटली एक सेट होगा और इसके अंदर रहने वाला हर ऑब्जेक्ट को हम एलिमेंट बोलेंगे इस सेट का। मतलब A is a element of this set, E is a element of this set, also I, O, U are elements of this set. अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। ये तो सेट बन गया ना, ये हमारा सेट बन गया। The collection of all the big rivers in India. क्या इस कलेक्शन को हम एक सेट बोल सकते हैं? ये जो कलेक्शन है इसके अंदर सारे बिग रिवर्स के नेम शामिल होंगे जो इस कलेक्शन का ऑब्जेक्ट्स होंगे, लेकिन बड़ा नदी कौन सी है यह हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ पर तो बड़ा नदी के लिए कोई भी पैरामीटर नहीं दी गई है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमें यह पैरामीटर दी जाती कि जो भी नदी की लेंथ 700 किलोमीटर से ज़्यादा होगी वो बड़ी नदी की कलेक्शन के अंदर आएगी, फिर हम आसानी से ये बता पाते कि इस कलेक्शन के अंदर कौन कौन सी नदी की नाम आती। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई भी पैरामीटर नहीं दी गई है, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी नदी बड़ी है और कौन सी छोटी? अपने अपने का सोच है, कोई भी नदी किसी को बड़ी या छोटी लग सकता है। मान लीजिए कि मुझे यमुना नदी बड़ा लगता है, इसलिए मेरे हिसाब से यमुना इस कलेक्शन के अंदर आएगा।
बट अगर आपको यमुना बड़ा नहीं लगता होगा, फिर आप तो इस कलेक्शन के अंदर यमुना को नहीं लाएंगे। इसलिए यमुना को लेकर इस कलेक्शन के अंदर अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ना यमुना को कुछ लोग इस कलेक्शन के अंदर रखना चाहेंगे तो कुछ लोग नहीं रखना चाहेंगे। सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, और हमें पता है जिस कलेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट्स को लेकर अनसर्टेनिटी सामने आता है उस कलेक्शन को हम सेट नहीं बोल सकते, इसलिए ये कलेक्शन एक सेट नहीं होगा। सो इट इज नॉट ए सेट। रीजन तो पता चल गया ना कि ये सेट क्यों नहीं होगा। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, आप चेक करना कौन सा कलेक्शन सेट होगा और कौन सा नहीं होगा। इन सब कलेक्शंस को आप सब चेक करके बताना कौन सा कलेक्शन सेट है और कौन सा नहीं है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सेट जो होता है उसे हम कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं। द सेट्स आर denoted by capital letters A, B, C, etc. If A is a set, and X is an element of this set, and X is an element of this set, that means X is an element of A, we can write X belongs to A. That symbol indicates, that means the meaning of this symbol is belongs to. ये तो आप सबको पता होगा। इस बात को हम एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझेंगे। मान लीजिए बी एक सेट है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो है 1, 2, 3, 4 and 5. So we can write one belongs to B, 2 belongs to B, 3 belongs to B, also 4 belongs to B, and 5 belongs to B. अब हम कुछ नोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो नोट नंबर 1, 2 sets A and B are equal if every element of A is an element of B and every element of B is an element of A. दोनों सेट A and B तब भी इक्वल होगा जब A का एलिमेंट्स B पे होगा और B का सारे एलिमेंट्स A पे होगा। मतलब A का सारी एलिमेंट्स B पर होना चाहिए
और बी का भी सारा एलिमेंट्स ए पर होना चाहिए, तब जाके हम दोनों सेट ए एंड बी को इक्वल बोलेंगे। ओके, अब आते हैं नंबर 2 नोट पर। लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स इन एनी ऑर्डर डज नॉट चेंज द सेट। मतलब अगर एक सेट का एलिमेंट्स के ऑर्डर को हम चेंज कर देंगे तो सेट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। एग्जाम्पल, अगर हमारा सेट ए इक्वल टू है 1 2 3 4 एंड 5, इसके अंदर रहने वाले एलिमेंट्स का ऑर्डर अगर हम चेंज कर देंगे, मतलब पहले लेंगे 2 देन 5 1 4 3, तो ये जो सेट बना ये बिल्कुल ए के साथ बराबर है। ओके, अब हम आते हैं नोट नंबर 3 पर। Repetition of some elements in the set does not change the set। अगर हम कुछ एलिमेंट्स को एक सेट के अंदर रिपीट करेंगे तो सेट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास एक सेट बी है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है ए बी एंड सी। अगर हम इस सेट को इस तरह लिखेंगे, ए को दोनों बार लिख लेंगे, फिर बी, फिर सी को दोनों बार लिख लेंगे, ये भी सेट बी के साथ बराबर होगा। अगर हम उसको और भी इस तरह से लिखेंगे, ए बी को दोनों बार लिख लेंगे, फिर सी, ये भी सेट बी के साथ बराबर है। और भी अगर हम इसे और एक तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि ए को दोनों बार लिख लिए, बी को दोनों बार लिख लिए और सी को भी दोनों बार लिख लिए, तो ये सेट भी सेट बी के साथ बराबर होगा। ऊपर एलिमेंट्स को बार बार रिपीट करने से सेट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। तो फिर आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज like, comment and share this video. And also, if you are new to our channel, please subscribe the channel and press the bell icon that you never miss an update. Thank you.